आज हम पढ़ेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड या क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स नाम सुना आपने? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स लिखिए शॉर्ट में। जीएम क्रॉप्स साइंस एंड टेक की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि हम जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या हम ह्यूमन बीइंग के जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं? जी। क्या हम ह्यूमन बीइंग के जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं? बताइए। कर सकते हैं ना? ह्यूमन बीइंग के व्हाट इज जीन? मैं अगेन आपसे पूछता रहा हूं, जीन क्या होता है? व्हाट इज जीन? जीन शब्द का अर्थ है वैसे ओरिजिन। जीन मीन्स ओरिजिन। जीन माने एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से आती है, जो हम में हमारे पेरेंट्स से आती है। जीन को हम कई बार डीएनए से भी कहते थे, भाई डीएनए इत्यादि। अब जेनेटिकली माने मॉडिफाइड क्रॉप्स या सीड माने उनका जीन आप चेंज करते हैं, उनका डीएनए आप चेंज करते हैं। तो प्लांट का डीएनए जब चेंज होगा तो कुछ उसके बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल कई ऐसी क्रॉप्स थी जिनमें कीड़ा लगने से ना किसान आत्महत्या कर रहे थे। कई बार ऐसा हुआ कि पंजाब की बेल्ट में, यूपी की बेल्ट में कोई कीड़ा लग गया किसी एक प्लांट को, वो सपोज मस्टर्ड है या सपोज वो कॉटन है, पूरी फसल खा गया वो। काफी किसानों ने 1 to 1 बैक टू बैक आत्महत्याएं कर ली। इसे रोकने का तरीका क्या हो सकता है? एक, इंसेक्टिसाइड छिड़कना। एक तो ये है, छिड़केंगे तो उस कीड़े से उसको बचा सकते हैं। एक तो ये है, बट इसमें काफी बड़ी मैन पावर चाहिए, जो छिड़केगी उसके ऊपर काफी कॉस्ट बढ़ती है किसानों की। दूसरा क्या है कि सीड को ही मॉडिफाई कर दो। सीड जिसको आपने एक पेस्ट रेजिस्टेंट सीड का नाम सुना है? पेस्ट रेजिस्टेंट सीड, उसे पेस्ट या इंसेक्ट खा ही नहीं पाते हैं, जहरीले होते हैं उनके लिए वो। मैंने अगर हम क्रॉप का अगर जीन या डीएनए मॉडिफाई कर दें तो जो कीड़े उनको खाते थे वो उन्हें अब नहीं खाएंगे, क्योंकि वो क्रॉप उनको जहर लगेगी, वो सीड उनको जहर लगेगा, वो पत्ता उनको जहर लगेगा, तो नहीं खाएंगे ना, दूर रहेंगे उनसे। मगर उसका टेस्ट ह्यूमन बीइंग के लिए डिफरेंट नहीं होगा, हमारे लिए वही होगा वो। दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि हम ह्यूमन बीइंग का भी डीएनए चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारी होती है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। अगर हम जो बच्चे का डीएनए चेंज कर दें तो फिर पेरेंट्स की जो डिजीज है हम उसे रिमूव उससे करवा सकते हैं। ये दो लेवल पे होती है, सोमैटिक सेल स्टेज और एम्ब्रियोनिक स्टेज। सोमैटिक सेल मींस बच्चा पैदा हो गया, फिर आप उसके सेल्स को चेंज कर रहे हैं, डीएनए चेंज कर रहे हैं, वो तो हो गया आपका सोमैटिक सेल, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, एक्सपर्टीजमेंट चाहिए बहुत हाई लेवल की, जो आप तब कर पाएंगे एंड बहुत एक्सपेंसिव भी होगा। जो इजी करना वो क्या है? एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, जब बच्चा भ्रूण की फॉर्म में माँ के गर्भ में है, अभी उसके ना हाथ बने हैं, ना टांग बने हैं, ना आंखें बनी है, ना पैर बने, कुछ नहीं बना है। उस स्टेज पर वो जो डिजीज वाले सेल हैं उनका डीएनए हम चेंज कर सकते हैं और उनको बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। सपोज फादर में एचआईवी वायरस था, बच्चे को भी हो जाएगा। अभी बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है, तुरंत उसका वो रिमूव कर दो। और जिस सीजर का नाम है, जिस सीजर को हम यूज करते हैं जीन या डीएनए को एडिट करने में, उसका नाम क्या है? क्रिस्पर कैस9। तो क्रिस्पर कैस9 ही इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम कोई भी चीज मॉडिफाई कर पा रहे हैं, उनका डीएनए मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो जो टूल की मैंने बात की थी उस टूल का नाम क्या था? क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर कैस9 ये वो टूल है
जिसकी मदद से हम प्लांट से लेके एनिमल तक इनका डीएनए चेंज कर सकते हैं, इनका डीएनए चेंज कर सकते हैं, राइट? तो डीएनए ही तो है जिस कारण से हमारी अपीयरेंस क्या होती है, डिफरेंट। हमारे अपीयरेंस में हमारे बाल, नाक, शक्ल, सूरत सब डिफरेंट होती है, इवन हाइट हमारी डिफरेंट होती है। इवन कुछ हद तक हमारी थिंकिंग टेंडेंसी भी किस पे डिपेंड करती है, हमारे डीएनए पे, जो हमारी थिंकिंग टेंडेंसी होती है। जैसे कई बार ऐसा, अब ऐसा 100% ट्रू नहीं है, मेंटल एबिलिटीज तो एटमॉस्फेयर से भी तैयार होती हैं। यदि कोई आइंस्टीन का भी बच्चा होगा और आप उसे किसी चंबा की गली में डाल दो तो बर्बाद हो जाएगा वो भी, राइट? तो विच मीन्स दैट कि किसी भी स्कॉलर का बच्चा भी बेहतर होगा, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी उसे डिसाइड करता है उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को। ट्रू और नॉट? कहते हैं संगत का काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, कंपनी आपकी। तो मेंटल एबिलिटी तो मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, पर फिजिकल एबिलिटीज, फिजिकल अपीयरेंसेस वो किस पे डिपेंड करती हैं? आपके आपके टोटल जो आपकी फैमिली से इनहेरिट होती हैं। तो आपका या हमारा डीएनए हमारे फैमिली से जो है, हमारे मदर और फादर से आता है। अगर हम उसे एडिट कर दें तो आप परफेक्ट लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, परफेक्ट, जिनका दिमाग भी ठीक होगा, जिनकी बॉडी भी ठीक होगी और बीमारियों से वो मुक्त होंगे। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस ए परफेक्ट मैन, अ परफेक्ट वुमेन, परफेक्ट, बीमारियों से मुक्त, क्योंकि जो डिजीजेस अभी तक सोसाइटी में है उन सभी डिजीजेस से उसे रेजिस्टेंट कर देंगे, रेजिस्टेंट। बुखार नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, ना एचआईवी होगा, ना कोई पोलियो, कुछ नहीं होगा। बड़ी नहीं चीजें कि अभी तक जो भी बीमारियां हो सकती है ना, जो हमने एनालाइज कर रखी हैं, हम उसका डीएनए यूं चेंज करेंगे कि जो बाहर के इंसेक्ट, सॉरी, जो वायरसेस हैं और बैक्टीरिया हैं, वो हमारे डीएनए को हैम्पर ना कर सके। हम तभी तो बीमार पड़ते हैं ना। तो विच मीन हमारी बॉडी बन जाएगी रेजिस्टेंट टू वायरस एंड बैक्टीरिया, बीमारी नहीं पड़ेंगे हम लोग, हेल्दी रहेंगे। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? इट मीन जहां इतनी ज्यादा एप्लीकेशन है, वहां एक प्रॉब्लम क्या है कि डिजाइनर बेबी बन जाएगा। ऑलरेडी सोसाइटी में काफी डिस्क्रिमिनेशन है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? डिस्क्रिमिनेशन। तो फ्यूचर में डिस्क्रिमिनेशन क्या होगी? देखा वो जो जा रहा है डिजाइनर बेबी है, वो डिजाइनर मतलब परफेक्ट। अभी ऐड आते हैं, आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर रखी हुई है, ग्रूम, वांटेड गर्ल, फेयर स्किन, ऐसी ऐड आती है तो उसमें अखबारों में आती है। इट मींस लोगों का स्टेटस जो है वो उसमें प्रॉपर दिखाया जाता है, जात पात वहां दिखाई जाती है कि हम इस जाति के, खतरी गर्ल या ये सैनी बॉय, ऐसे ऐसे कुछ डिमांड करते हैं। फ्यूचर के अखबारों में क्या आएगा? ब्राइड नहीं लिखेंगे, डिजाइनर ब्राइड इज रिक्वायर्ड। मैंने ऐसी ब्राइड जो डिजाइन की गई थी, अर्थात उनके माता पिता ने उसका एम्ब्रियो जो है वो क्रिस्पर कैस9 से डिजाइन किया होगा। वो बीमारी से मुक्त होगी, दिमाग उसका परफेक्ट होगा और बॉडी उसकी जो है वो परफेक्ट होगी। तो डिजाइनर समझते हैं ना, जैसे एक होता है कि दर्जी ने सिल दिया, एक मनीष मल्होत्रा सिएगा, उसको डिजाइन करेगा प्रॉपर, कैसा हो तो देख ही दिखेगा ना वो। मनीष मल्होत्रा के कपड़े हम भी पहनेंगे, हम भी हीरो दिखेंगे, है कि नहीं है? इट मीन्स कि सारा खेल किसका? डिजाइनिंग का है। अब एक डिजाइनिंग करती है कुदरत नेचुरली, हमारे माँ एंड हमारे जो पापा हैं, एंड हम एज अ जाइगॉट एम्ब्रियो के अंदर प्लांट हुए थे। हमारी ये शेप बन रही आंखों की, बाल घुंघराले बनेंगे कि स्ट्रेट बनेंगे, राइट? मदर मान लो अफ्रीकन हो और फादर चाइनीज हो तो कुछ मिक्सअप होगा ना उनका आपस में। तो आंखें थोड़ी बंद रहेंगी, थोड़ी घुंघराल बाल ऐसे हो जाएंगे, थोड़ी स्किन काली रहेगी। इट मीन्स मिक्सअप होगा दोनों का। तो हम भी मिक्सअप क्या है? मदर एंड फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स का। बात है कि नहीं है? तो हम दोनों का मिक्सअप है कि नहीं है भाई? सीधी सी बात है। सपोज करो आपके पापा होते जमैकन और आपकी मम्मी चाइनीज होती, तो आप कुछ अलग तरह की संतरी ऐसी ब्रीड मतलब कुछ भी ऐसा मिक्सअप होता आपका, है कि नहीं है? ये तो चूंकि आपके मम्मी और पापा शायद उसी एरिया से बिलोंग करते हैं, इसी लैंड से बिलोंग करते हैं, और यहाँ के लैंड के लोगों के अपेरेंस क्या है? बिहारी, यूपी में थोड़े हल्के से सांवले जरूर होंगे, मगर ये नहीं कि हमारी अपेरेंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। हल्का-हुल्का कलर ऊपर नीचे जाएगा, मगर
अफ्रीकन जो लोग होंगे उनके बच्चे भी कैसे होंगे? ब्लैक ना, डार्क होंगे। और जो यूरोप में होंगे ऊपर, उनके बच्चे कैसे होंगे? फिर उनकी स्किन फेयर होएगी। अब एक पेरेंट के रूप में कोई क्या चाहेगा कि उनके बच्चे की स्किन क्या होए? फेयर मीन्स व्हाइट या ब्लैक होए? मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ स्किन यू वांट इन योर चाइल्ड? व्हाइट? हाँ जी। नहीं, नहीं, अगर किसी को कहा जाए, अब यहाँ पे रेसिज्म जो हम शब्द सुनते हैं ना, रेसिज्म हुआ, अपार्थाइड हुई, उधर गांधी जी पे लात घुसे पड़ गए उधर राइट? तो वो जो चक्कर है कि क्यों कालों के ऊपर इतना भेदभाव था? स्किन काली होने का मसला क्या है? इतनी प्रॉब्लम क्यों है स्किन काली होने की? अगर आप लोग सब ऐसा कह रहे हैं कि और चॉइस दी जाए उनको कि उनकी चॉइस क्या है, बच्चे की स्किन ब्लैक हो या व्हाइट हो, मीडियम। मैंने ये नहीं कि मैं अंग्रेजों की नहीं, मैंने फिर भी आप व्हाइट चाहते हैं ना, आपका टिल्ट किस तरफ है, तो व्हाइट की ओर है। कुदरत ऐसा नहीं करेगी ना, मगर अगर माँ बाप उसके अफ्रीकन हैं तो बच्चा भी कैसा ब्लैक पैदा होगा, जो मर्जी कर लो। पर क्रिस्पर कैस कहती है कि मैं व्हाइट कर सकती हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, ये एडिटिंग है ना, फोटो नहीं होती जैसे कि मान लो किसी स्किन थोड़ी डार्क है उसको व्हाइट कर देगी, एडिटिंग है, एआई है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वैसे वैसे तो अफ्रीकन लोगों की स्किन ब्लैक किसने बनाई? किसने बनाई ब्लैक स्किन उनकी? नेचर ने, कुदरत ने। हाँ, कुदरत ने ना। अगर अफ्रीकन चंबा आ जाए तो क्या उसके बच्चे सफेद हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। इट मीन्स ये जो जेनेटिकल चेंज आया है, ये कोई 2-3 साल 10 साल की बात नहीं है, सेंचुरीज लगी होंगी, सेंचुरीज उनको तपाने में उनकी स्किन को तपाने में जो है वो सेंचुरीज लगी होंगी। और ये भी नहीं कि मान लो कोई केरल का है जो ज्यादातर, मैं ब्लैक और व्हाइट की डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर डिस्क्रिमिनेशन इस देश में अब भी है, पहले भी थी और शायद आगे भी होंगी इस स्किन के नाम पे। तो अब कुदरत ने स्किन का कलर अपने हिसाब से किया डिसाइड कि अफ्रीकन माँ बाप है तो आ गया। अब जानते हैं ब्लैक कलर का बेनिफिट क्या होता है? ब्लैक को हमने हमेशा क्या गिनाया है कि ना, व्हाइट इज ऑलवेज राइट। अंग्रेज क्या बोलते थे? इसकी स्किन व्हाइट है, हमेशा क्या है वो राइट है। और ब्लैक स्किन वाला तो जो मर्जी कर ले, भगवान को नीचे ले आया तब भी गलत है वो, राइट? उनकी ये फिलॉसफी थी। जो ब्लैक स्किन की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? स्किन कैंसर से बचाती है स्किन, ये। हाँ जी, स्किन कैंसर। जो उधर है, अफ्रीका है, वहां पे सनरेज काफी स्ट्रेट रहती है, स्ट्रेट, राइट? तो सन के जरिए कुछ हल्की हल्की अल्ट्रा वायलेट रेज आ सकती हैं पृथ्वी पर, और कुछ हद तक आती भी है वहां पे, माइनर माइनर परसेंटेज में। हम ही समझते हैं कि अंटार्कटिका और आर्कटिका में ही कुछ कुछ ड्रॉप्स देखी जा रही हैं, यहां भी आती है अफ्रीका में। उनकी ब्लैक स्किन उनको स्किन कैंसर से बचाती है। कोई अगर अंग्रेज को वहां ला दो, कैंसर लेके जाएगा ऊपर को वो, यूरोप को वो, राइट? जब मैंने बात सुनी मैं अचंभित हो गया। इट मीन्स नेचर ने बहुत सही तरीके से काम किया है कि चूंकि वहां गर्मी ज्यादा होती है, स्किन को तपाना, उसे गर्म, सॉरी गर्म नहीं, उसे ब्लैक कर देना, और ब्लैक करने के बाद उनको सेफ्टी कवच देना, राइट? तो अफ्रीकन के पेरेंट्स अपने बच्चे का कलर व्हाइट करना चाहेंगे तो खतरा मोड़ लेंगे वो तो उसके लिए। जिस स्किन को हम कहते हैं कि नहीं वो तो इतनी वांटेड नहीं है, वो स्किन, ब्लैक स्किन, उसके बेनिफिट्स भी हैं, स्किन के फायदे भी हैं, बेनिफिट है, कैंसर से बचाती है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर चेंज करते जाएं अपने अकॉर्डिंग, तो शायद बहुत सारी दिक्कतें फ्यूचर में आ सकती हैं। और डिजाइनर बेबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तो डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी काफी है, और एक और डिस्क्रिमिनेशन डिजाइनर नॉन डिजाइनर वाली आ जाएगी कि जैसे क्लास में मैंने कल कहा था कि 3 बच्चे डिजाइनर होंगे जैसी फैमिली के हैं, और बाकी अनडिजाइंड होंगे। लग रहा है कि वेस्टेड है कोई, बाकी वेस्टेड बच्चे हैं, मतलब उनके ऊपर कुछ किया नहीं गया हुआ है। तो बाकी 2-3 जो है डिजाइनर है, तो उनके डिजाइनर की अपनी है अलग अपना ही अलग रुआब होगा वो जब बाहर से क्लास में दाखिल होंगे। डिजाइनर, डिजाइन किए गए थे हम लोग, वी आर परफेक्ट, वी आर परफेक्ट, वी आर परफेक्ट। एंड समटाइम्स हमारे दिमाग में अगर ऐसा इमोशन हो कि हम परफेक्ट हैं तो हम परफेक्ट होते हैं,
तो उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल का होगा कि वो बेहतर करेंगे, उनके स्कोर अच्छे होंगे, वो स्पोर्ट्स में ठीक होंगे। और जिनमें अगर नकारात्मक भावना आ जाए, नेगेटिव फीलिंग आ जाए कि नहीं हम मतलब हम डिज़ाइन नहीं किए गए, कुछ हम में फॉल्टी है, कुछ कमी हमारे अंदर रह गई हुई है, तो कुछ नहीं कर पाएँगे वो लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देश में दलितों को ऐसा कहा गया कि तुम्हें कुदरत ने अच्छा ना कुदरत ने, भगवान ने पिछले पापों का दंड भुगतने के लिए यहाँ भेजा है। तुम कुछ खास नहीं कर पाओगे, तुम वीकर बॉडी हो। वो वीक ही रह गए। सच में कह रहा हूँ ऐसा, वीक ही रह गए, कुछ सोच ही नहीं पाए। देन अम्बेडकर और बहुत सारे लोगों स्कॉलरली उन्होंने पढ़ाई करी, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो नौटंकी है, ये क्या बोल रहे हैं हमें। पर हिंदुस्तान के अंदर जातीय व्यवस्था ऐसी थी कि जिस कारण से लोग ये मान चुके थे कि नहीं हम में कोई कमी है, हमारे शरीर में कोई कमी है, ऊपर वाले ने हमें इस जाति में दंड भोगने के लिए भेजा है। तो ऐसे हम हो जाता है कई बार, इट इज़ पॉसिबल। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ भी करना विल नॉट बी एप्रोप्रिएट। फ्यूचर में और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। पर जो क्रॉप्स हैं वहां पे की जा रही हैं और आगे भी की जाएंगी, क्योंकि क्रॉप्स में अगर हम उनका डीएनए या जीन मॉडिफाई करते हैं तो उन्हें कीड़े नहीं खा पाएंगे। कीड़े नहीं खा पाएंगे तो यील्ड अथवा उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आय बढ़ेगी, वो आत्महत्या कम करेंगे। और इसका कोई एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। इसका कोई ह्यूमन या प्रकृति पे कोई नेगेटिव माने कि अगर हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दी तो कुछ और नेगेटिव रिजल्ट इसके देखने को मिल सकते हैं प्रकृति के साथ, कुछ ऐसा नहीं है। एनवायरनमेंट में डैमेज होगा ना, कोई प्रकृति में चेंजेस आएंगे, तो फिर क्या दिक्कत है यहाँ करने में। तो हम ये कर रहे हैं, राइट। तो कुछ एक फसल है जिनका हम जीन मॉडिफाई कर रहे हैं। अच्छा, जीन भी मॉडिफाई दो लेवल पे किया जाएगा। एक किया जाएगा सीड का, एक हो सकता है प्लांट का, पौधे का भी कर सकते हैं और उसके बीज का भी कर सकते हैं। दोनों में से बेस्ट कौन रहेगा, पौधे करना या फिर बीज का करना? बीज का, सीड का। ऐसा क्यों? क्योंकि सीड का करना आसान है कि नहीं, छोटा है ना, वो स्टेज पे अभी वो स्टार्टिंग स्टेज पे है। जैसे ह्यूमन बीइंग का एम्ब्रियोनिक लेवल पे चेंज करना, जब उसके हाथ पैर टांगे आ जाएंगे फिर करना मुश्किल है। जैसे पेड़ आ जाएंगे, पत्ते वत्ते आ जाएंगे तो फिर उसको मॉडिफाई करना मुश्किल है। मगर बिगिनिंग में जब वो सीड स्टेज पे है तो उसे मॉडिफाई करना जो है वो आसान है। तो इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अथवा हम सीड्स की बात करेंगे, तो हमारे देश में दुनिया में सीड्स को मॉडिफाई किया जा रहा है, क्रॉप्स को मॉडिफाई नहीं किया जा रहा है। तो फिर हर पौधे को मॉडिफाई करना पड़ जाएगा आकर। सीड्स मॉडिफाई कर दो और सीड आपस में मल्टीप्लाई होंगे एंड देन, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड का ये फायदा। अच्छा, नुकसान क्या है इसका? एनीबॉडी नॉलेज? नोट्स बनवाने से पहले मैं इसकी प्लस और माइनसेस बता देता हूँ। फायदा क्या है? कीड़े से नहीं खाएंगे। दूसरा फायदा क्या है इसका? यील्ड बढ़ जाएगी ना, यील्ड, कीड़े नहीं खाएंगे, यील्ड बढ़ जाएगी, किसान आत्महत्या नहीं करेंगे और एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो जहां इसके ये फायदे दिख रहे हैं वहां इसके नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड जब आप खेत में डाल देते हैं, फिर वो पौधा जो पैदा होता है, उस पौधे से जो आगे बीज पैदा होंगे वो फिर उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। ये भी चक्कर है फिर, वो रीयूजेबल होते ही नहीं है। डालो बंजर हो जाएगी जमीन, क्या की जाए इसमें। हम लोग क्या करते हैं, किसान लोग, आप में से किसान लोग हैं कुछ? आप में से कोई किसान है? मतलब आपके घर में किसानी होती है, खेती होती है? तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मान लो हमने गेहूं उगा दी, तो गेहूं काटेंगे, कुछ यूज कर लेंगे, कुछ एज अ बीज पैक कर देंगे। रीयूजेबिलिटी है कि नहीं है? कि नहीं रीयूजेबिलिटी, मतलब उसी को हम दोबारा यूज कर रहे हैं। पर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड अगर हम ले आए तो इन्हीं की एक बार डाल दी फिर दोबारा उसकी बचा लेंगे, फिर डालते रहेंगे ना ना ना, वन टाइम प्रोसेस है वो। दोबारा जाओ दुकान पे, फिर दोबारा दो जीएम सीड्स, फिर यूज कर लिए, फिर दोबारा दो। इट मीन्स किसानों का कंपनीज पे डिपेंडेंस बढ़ जाएगा, ये भी है। तो जो आत्मनिर्भर किसान था वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा फिर। जहां प्लस है वहां माइनस भी है। तो अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर पे क्रिटिसिज्म किया गया था जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का, कि आपने पूरे के पूरे जो फार्मिंग कम्युनिटी को है वो कॉर्पोरेट पे डिपेंड कर दिया है।
इनकी कॉर्पोरेट ही, प्राइवेट कंपनी ही जीएम सीड प्रोवाइड करती है। तो फ्यूचर में उसके वो प्राइस बढ़ाते जाएंगे, तो शायद इस यील्ड को बढ़ाने के चक्कर में कि मेरी निकलती 10 क्विंटल निकलता है मान लो गेहूं, उसको 15 करने के चक्कर में जो मैंने ये पैटर्न फॉलो किया, तो उसके बाद तो मैंने अपना वो सारा ट्रेंड खत्म कर दिया। अब मुझे हर बार सीड लेना पड़ रहा है, एंड सीड की कीमत वो बढ़ाते गए तो वो जो मेरा मार्जिन था 5 क्विंटल का, उसको चाहे वो फ्यूचर में जाके उसको कंपनी कॉर्पोरेट कुछ भी कर सकती है ना, कुछ भी कर सकती है। तो किसानों को कॉर्पोरेट पे ही उन्होंने जो है डिपेंड करा दिया है। ये प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, समस्या तो आएगी ना, समस्या तो पार्ट ऑफ लाइफ है, जहां प्लस है तो वहां माइनस तो होगा ही होगा। चलिए लिखिए, एक संस्था है जो जीएम सीड बनाती है। देखिए की पॉइंट्स इसके अंदर, की पॉइंट्स, मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु में पहला बिंदु है इंटरनेशनल सर्विस फॉर, इंटरनेशनल सर्विस, इंटरनेशनल सर्विस फॉर एक्विजिशन of agriculture application of agri biotech application। इंटरनेशनल सर्विस फॉर एक्विजिशन ऑफ एग्री बायोटेक एप्लीकेशन, ये वो संस्थान है जो जीएम क्रॉप बनाता है या इन्वेंट करता है। दूसरा, जीएम क्रॉप को इस्तेमाल करने में इंडिया 5वें नंबर पे है। इंडिया इज ऑन द 5th प्लेस टू यूज जीएम क्रॉप्स। इंडिया जीएम क्रॉप इस्तेमाल करने में भारत 5वें स्थान पे है। जो फिलहाल 3 क्रॉप्स हम यूज कर रहे हैं उनके नाम है, थर्ड पॉइंट में 3 मेन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर, 3 मुख्य जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, बिट, कॉटन, दूसरी है बिट ब्रिंजल, तीसरा है जीएम मस्टर्ड। जीएम मस्टर्ड, ये 3 है जी जो फिलहाल हम यूज कर रहे हैं। बिट कॉटन की बात करते हैं। फर्स्ट बिट कॉटन की बात करेंगे। तो बिट कॉटन की बात की जाए, हमें समझना पड़ेगा कि ये बिट क्या चीज है, बीटी जो लगा रहे हैं। एग्जाम में एक आध बार किसी क्लास 3 में पूछा गया था कि व्हाट इज बिट कॉटन, में बिट क्या है, बीटी क्या है। तो मैं इसमें एक डायग्राम बना लेता हूं। बेसिलस यूपरबाला, BACILLUS, बेसिलस thuringiensis, 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 बेसिलस thuringiensis। आप बोलेंगे बेसिलस thuringiensis चीज क्या है? ये सॉइल बैक्टीरिया है।
ये है सॉइल बैक्टीरिया। और नीचे है कॉटन का डीएनए। नीचे कॉटन का डीएनए। इट मीन्स कॉटन का डीएनए नीचे है, उसके ऊपर क्या है? सॉइल बैक्टीरिया। ये जेनेटिकल इंजीनियरिंग है एक तरह से। हमने सॉइल का सॉरी, कॉटन का डीएनए मीन्स कॉटन का जो सीड है, बीज है, उसका डीएनए है, उसके डीएनए के ऊपर हमने क्या चिपका दिया? बैसिलस थुरिंजिनस, माने ये सॉइल बैक्टीरिया। जिस तरह से एक लोहे को जंग से बचाने के लिए आप उसके ऊपर लुब्रिकेशन करते हैं ना, पेंट लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे इस बीज को कीड़े ना खा जाएं, उससे बचाने के लिए हमने ये सॉइल बैक्टीरिया को ऊपर इसके चिपका दिया है। अब जब कीड़े खाएंगे, खाना चाहेंगे इनको, तो वो इनको जहर जैसा लगेगा, तो उससे दूर भागेंगे। दिस विल नॉट डेवलप दी इंसेक्ट रेजिस्टेंट या फिर रेजिस्टेंस या फिर पेस्ट रेजिस्टेंस। इसे कीड़े या फिर छोटे जानवर खा ही नहीं पाएंगे इसे। पर हमारे लिए इसमें सीड में कोई भी चेंज नहीं होगा, फसल में कोई चेंज हमारे लिए नहीं होगा। हम ये बीज नहीं खाएंगे, हम इस बीज का जो पौधा तैयार होगा उसे खाएंगे, मगर कीड़े जो उसे खा लेते हैं जमीन में जाकर, उसे वो नहीं खा पाएंगे। प्लस इस बीज से जो प्लांट पैदा होगा, प्लांट को भी नहीं खा पाएंगे कीड़े। जैसे पंजाब में जैसे होता है कि कॉटन का ना पहले फूल निकलता है, उस फूल को ही स्टार्टिंग स्टेज में कीड़े खा जाते हैं। जब फूल को ही खा लिया तो आगे फिर वो कॉटन कैसे तैयार होगा वो। इवन जैसे आपने अगर सब्जियां देखेंगी, ज्यादा सब्जियां जब बेल पत्ती पे निकलती हैं तो पहले फूल के रूप में निकलती हैं वो, कीड़े उसी को खा जाएंगे तो फिर वो सारी फसल खत्म। इसलिए तो ये चीजें यहाँ पे जो आपको जाननी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, बिट कॉटन को कॉटन में बिट कॉटन में बिट कॉटन में बिट का अर्थ बीटी मैंने बिट का अर्थ बैसिलस थुरिंजिनस है। बैसिलस थुरिंजिनस है बिट कॉटन का अर्थ बैसिलस थुरिंजिनस है। बैसिलस थुरिंजिनस है, ठीक है जी। मैंने इस बीटी का नाम ये है। ये एक नेक्स्ट पॉइंट में एक सॉइल बैक्टीरिया है। दिस इज अ सॉइल बैक्टीरिया। ये एक सॉइल बैक्टीरिया है। दिस इज अ सॉइल बैक्टीरिया विच प्रोटेक्ट, जो कॉटन के डीएनए को सुरक्षित रखता है। विच प्रोटेक्ट द कॉटन्स डीएनए को सुरक्षित रखता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट में बीटी की लेयर, द लेयर ऑफ बीटी, बीटी की परत, द लेयर ऑफ बीटी मेक्स इट इंसेक्ट रेजिस्टेंट। बीटी की परत कॉटन बीज को, या इसे मतलब कॉटन बीज को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना देती है। द बीटी लेयर ऑन कॉटन डीएनए मेक इट इंसेक्ट रेजिस्टेंट। ये बात है यहां से। इसे सबसे पहले यूएस ने बनाया था 1996 में। इसे अमेरिका के द्वारा 1996 में तैयार किया गया था। दिस वाज डेवलप्ड बाय यूएसए इन 1996। दिस वाज डेवलप्ड बाय यूएसए इन 1996। और अब इंडिया में 2003 में अवेलेबल हुआ। इन इंडिया इट वाज मेड अवेलेबल इन 2003। भारत में ये 2003 में उपलब्ध हुआ। भारत में ये 2003 में उपलब्ध हुआ। नेक्स्ट एडवांटेज, इसके फायदे क्या है?
एडवांटेज, इसके फायदे। फायदों की जहां बात की जाए तो ये बॉल वॉर्म से बचाता है फसल को। बॉल वॉर्म है जो कॉटन को खाता है। कॉटन में दहशत किसकी थी? बॉल वॉर्म की। इट प्रोटेक्ट द कॉटन फ्रॉम बॉल वॉर्म्स। ये बॉल वॉर्म नाम के कीड़े से फसल को बचाता है। सेकंड पॉइंट में कीटनाशक का खर्चा बच जाता है। द मनी सेव्ड इन इंसेक्टिसाइड्स, द मनी इज सेव्ड इन इंसेक्टिसाइड। और लास्ट पॉइंट में यील्ड बढ़ जाएगी, यील्ड विल इंक्रीज। उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, यील्ड विल इंक्रीज। उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। जहां इसके एडवांटेज ये हैं तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि सीड काफी महंगा है। सीड मींस जो बीज है काफी महंगा है, कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। और किसान को हर साल लेना पड़ेगा ये तो, जब भी फसल पैदा करनी है तो। दूसरा है कि किसानों की डिपेंडेंस किसके ऊपर बन जाएगी? कंपनीज के ऊपर। एक ग्रीन पीस नाम की संस्था थी, एनजीओ, जो अमेरिका की थी ना, वो इस देश में एक मूवमेंट चला रही थी कि जीएम क्रॉप्स ना यूज की जाए, क्योंकि इससे किसानों की डिपेंडेंस जीएम क्रॉप्स पे बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास अपना बीज फिर होगा ही नहीं। और बीज कौन देगा? कंपनी। और मान लो अगर बरसात अब होने वाली है, पानी आने वाला है, बारिश हो रही है, किसान का मन है कि आज खेती करे, और कंपनी के पास बीज नहीं है, फिर क्या होगा? इट मींस उसकी अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो खत्म हो जाती है कि खेती कब करनी है मुझे, उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है। प्लस महंगी भी दे सकते हैं वो। तो लास्ट पॉइंट में इसमें लिखेगा, द फार्मर विल बिकम डिपेंडेंट ऑन ऑन कंपनीज फॉर द सीड। किसान कंपनियां, फैक्ट्रियों पर निर्भर हो जाएगा बीज को प्राप्त करने के लिए, निर्भर हो जाएगा बीज को प्राप्त करने के लिए। इतनी सी बात है, बाकी बातें हम कल डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के लिए प्लीज वेट करें एक मिनट।